अगेन आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग मेडिवल इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं। मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, उसके बाद मुग़ल एम्पायर वगैरह सारा हम लोग देखेंगे। तुगलक वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश। सो यहाँ पर देखिए मेडिवल इंडिया स्टार्ट कैसे होता है, उनका बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले मेडिवल इंडिया स्टार्ट होता है इन सभी लोगों के कारण जो आक्रमणकारी होते हैं और इंडिया पे आक्रमण करते हैं। इनकी नीयतें ख़राब होती है। इंडिया पर आक्रमण इन लोग मतलब मेनली दो रीजन से ही करते हैं, लूटपाट मचाने के लिए एंड दूसरा अपना यहाँ पर राजपाट चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आक्रमणकारी के बारे में, कौन है जो इंडिया पे अटैक किए थे और कैसे कैसे ये फिर दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ। तो देखिए आक्रमणकारी के बारे में ए से मैं लिख देता हूँ, ए से आप लोग अटैक समझ जाना शॉर्ट में। यहाँ पर फिर दो तरह के आक्रमणकारी हुए जो इंडिया पर अटैक किए थे। एक तो होते हैं अरबी, ठीक है, एक अरबी हो जाता है, एक होते हैं तुर्की। दोनों आक्रमणकारी का नाम याद रखिएगा, दोनों कौन कौन से हो जाएंगे, एक अरबी दूसरे तुर्क आक्रमणकारी। तो अरबी में एक फेमस एक ही आए जिनका नाम था MBK, ये शॉर्ट नेम है, इनका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और इनसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन बनता है कि वह पहले मुस्लिम शासक कौन हैं जो भारत पे अटैक किए थे। तो उनका नाम मोहम्मद बिन कासिम याद रखना। ये पहले मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम राजा थे जो भारत पे अटैक किए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी शासक थे, ठीक है, अरब से आए थे और इंडिया पे अटैक किए थे। तो इनका नाम याद रखना। अभी हम लोग तुर्की के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तुर्क शासक जो हैं ये आपके अरब शासक के बाद आते हैं। और पहले जो तुर्क शासक थे उनका भी क्वेश्चन बनता है, पहले तुर्क शासक इंडिया पे अटैक करने वाले कौन थे। तो पहले तुर्क शासक का नाम सुबुतुगीन था। सुबुतुगीन बोलो, 4 बार याद हो जाएगा, सुबुतुगीन। तो इनका नाम सुबुतुगीन था। और फिर सुबुतुगीन के बाद मोहम्मद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी, शॉर्ट में याद रखना, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दोनों का नाम मिलता जुलता है, गजनवी गौरी, तो याद रहेगा। पहले गजनवी आते हैं, उसके बाद गौरी आते हैं। गजनवी क्या करते हैं, गौरी क्या करते हैं, उसको अब देखते हैं हम लोग। तो मोहम्मद गजनवी जो है बहुत ही खचड़ा आदमी था। इसने लूटपाट बहुत मचाया, फिर लूटपाट मचाने के बाद चला गया। कुछ इसने ज़्यादा नहीं किया, बस लूटने के इरादे से ये आया था। मूर्ति भंजक कहलाता था क्योंकि इसको मूर्तियाँ तोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इसने लूटपाट मचाया ही साथ तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा किया। और इसने टोटल 17 मतलब आक्रमण किया था इंडिया पे, 17 आक्रमण। आप लोग इतना याद रखना, कितने आक्रमण पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पे कितने ज़्यादा आक्रमण किया। तो टोटल 17 अटैक किया, 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे। टाइम इंटरवल देख लो, इतना से लेके इतना के बीच में इन्होंने इतना अटैक कर दिया। टाइम इंटरवल आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1001 से लेकर 1027 तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे। तो यहाँ पर देखो सोमनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा अच्छे से समझिए। ये सोमनाथ टेम्पल तो आप लोग जानते हैं कि कौन से भगवान वहाँ पे वास करते हैं, मतलब किन की पूजा की जाती है। तो वहाँ पे शंकर भगवान, शिव भगवान की पूजा की जाती है। और मोहम्मद गजनवी ने इसको जब लूटा था उस समय का डेट याद रखना है 1025, ओके, क्योंकि ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इससे बहुत सारा सोना जो है लूटपाट के लेकर चला गया। हम लोग को पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये सब जो है मुस्लिम लोग हैं तो बाहर से आए थे और लूटपाट के चले जाते हैं। एंड फर्दर आपको बताया गया कि सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पे, तो खैतवार है, नदी किनारे, सी कोस्ट, मतलब खैतवार एक जगह है, वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल है। तो आप लोग मोहम्मद गजनवी से आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि इससे क्या याद रखना है। मोहम्मद गजनवी जो एक तुर्क शासक था, मतलब तुर्क आक्रमणकारी था, और उसने इंडिया पे टोटल 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाया यार। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया, इसने कन्नौज को लूटा और थानेश्वर को लूटा, मथुरा को लूटा, बहुत सारा जगह लूटा। और इसको मूर्ति भंजक भी बोला जाता है, इसमें मूर्तियाँ तोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद मोहम्मद गौरी, तो यह मोहम्मद गौरी भी एक अफ़गानिस्तानी था मोहम्मद गजनवी की तरह, और ये भी आक्रमण करता है। और इस बार क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर ये मोहम्मद गौरी ना होता ना तो ये सभी दिल्ली सल्तनत, बाकी जो तुगलक डायनेस्टी वगैरह हैं, खिलजी सल्तनत, ये सभी आता ही नहीं। और हाँ, जब ये लड़ाई वगैरह चल रहा था, आक्रमण वगैरह, उस टाइम में इंडिया में राजपूत काल चल रहा था, राजपूत शासक लोग राज कर रहे थे इंडिया में और उनसे ही इनकी लड़ाई हो रही थी। तो मोहम्मद गौरी जो है, इनके बारे में एक बहुत अच्छा चीज़ फेमस है, तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन बनता है।
1191 में हुआ था, ठीक है। और किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोग जानते होंगे। तो मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर दोबारा होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है, ठीक है। इस बार मोहम्मद गौरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जीत जाता है। वो कब होता है? 1192 में होता है, सॉरी 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है और 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। तो पहला में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा में मोहम्मद गौरी, 50-50 हिसाब बराबर। फिर मोहम्मद गौरी ने और लड़ाई लड़ी, जिसका एक और लड़ाई है, इसको भी याद रखिएगा, बैटल ऑफ चंदवार। बैटल ऑफ चंदवार किनके बीच हुआ? तो एक तो मोहम्मद गौरी खुद हो जाएंगे एंड दूसरा जो इंडिया का एक राजा था जयचंद एंड मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ाई हुआ। और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो ये जयचंद गया है, जयचंद भी हार जाता है, वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और उसके बाद इसने दिल्ली, अजमेर को कैप्चर कर लिया एंड उसी के बाद से मुस्लिम रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया, फाउंडेशन बना। इसी के आधार पे फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ। और इसी का एक स्लेव था, स्लेव मतलब नौकर, इसको हिंदी में दास बोलते हैं, नौकर बोल लो, दास बोल लो, बात एक ही है। उसी के बाद इसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, भले ही मोहम्मद गौरी का नौकर था, लेकिन ये बहुत ही हरामी था। जानते हो क्या करता है? मोहम्मद गौरी जो अपने मालिक हैं, मोहम्मद गौरी, उन्हीं के बेटी पे लाइन मारता है, उसी को फंसा लेता है, उसी से प्यार कर लेता है। और लड़की लोग को तो आप लोग जानते ही होंगे, एक बार जिस लड़के को पसंद कर ली उसी से शादी करेगी, चाहे वो नौकर हो चाहे वो कुछ और हो। तो उसकी बेटी भी जिद करने लगी मोहम्मद गौरी की बेटी की, हम शादी करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से उसका शादी हो गया। सो ये सभी घटना होने के बाद ये जो आपका राजा है मोहम्मद गौरी, वो टेंशन में आ जाता है, बोलता है क्या करें, अब मेरी बेटियाँ पगला गई है, ये नौकरवा से शादी कर लिए। तो वो क्या करता है कि इसका बेइज्जती ज़्यादा ना हो, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत सौंप देता है। बोलता है जाओ बेटा तुम भारत का राजा बन जाओ और भारत को संभालो, इंडिया को। ये इसको कहाँ भेज देता है? मोहम्मद गौरी इंडिया भेज देता है। और ये क्या होता है? ये एक नौकर होता है, तो नौकर था इसीलिए इस वंश का नाम भी पड़ जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब नौकर, दास वंश स्टार्ट हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दास वंश क्यों कहते हैं। और जब दास किसी वंश को स्टार्ट कर रहा है तो उस वंश का नाम ही दास वंश रख देते हैं। और ये खुद वो नहीं रखता है, ये सभी जो इतिहासकार हुए हैं आज के डेट में, हम लोग के डेट में इतिहासकार, वो सभी नाम इस सब रखे हैं, जिसको इलवारी डायनेस्टी भी कहते हैं। इसका दो नाम है। स्लेव डायनेस्टी से सिर्फ आप लोग याद रखना। और इसके पहले संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएंगे, क्योंकि शादी किया मोहम्मद गौरी, उसको इंडिया भेजा, तो इससे मतलब दास वंश का पहला जो आपका फाउंडर है, संस्थापक है, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद हो जाएगा। इनका टाइम इंटरवल आप लोग देख लीजिएगा, 1206 से 1210, तो ज़्यादा समय तक नहीं रहा। देखिए ओनली 4 साल तक ये टाइम बिताया, मतलब शासन किया। और ये जो फाउंडेशन होता है, कुतुब मीनार आपने देखा होगा दिल्ली में, उसका श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया। क्यों बनाया कुतुब मीनार? इनके एक बहुत अच्छे गुरु थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो यहाँ आप लोग नाम से रिलेट करिए दोस्तों, यहाँ पर कुतुब मीनार से और यहाँ से, तो कुतुब मीनार मतलब समझते हैं महल वगैरह। तो यहाँ पर देखिए ख्वाजा कुतुब, यहाँ पर कुतुब लगा हुआ है, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार बना है। और क्वेश्चन बनेगा तो बता देंगे किन के नाम पे कुतुब मीनार बना है। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक महान गुरु थे, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के लिए इन्होंने डेडिकेट किया था कुतुब मीनार को। लेकिन क्या होता है कि कुतुब मीनार बनाने से पहले ही मर जाते हैं, मतलब कुतुब मीनार का बस 2 ही मंजिला बनाते हैं, फिर ये टपक जाते हैं, मतलब इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद इनका जो कुतुब मीनार का एक अलग ही इतिहास है, उसको फिर आगे जाके दूसरा कोई बनाता है। कौन कौन बनाता है? इनके जो आने वाले इल्तुतमिश हैं, बाकी तुगलक वंश है, वो सभी जाके फिर इस पर ध्यान देते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो कुतुब मीनार में टोटल बताया आपको 5 ब्लॉक हैं, जिसमें से 2 कौन बना के गया था? ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी 3 जो है किसने बनवाया था? आता है नेक्स्ट शासक, उसका नाम इल्तुतमिश है, वो बनवाता है, कंप्लीट करता है कुतुब मीनार को। तो सो आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा मेरी बात को सुन के ही कि कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके नाम से भी याद रख सकते हैं, इनके नाम में भी कुतुब लगा हुआ है, ठीक है। तो कुतुब मीनार इनके नाम से याद रखना, ओके। तो मैंने ये भी बताया कि ये पूरा कंप्लीट कुतुब मीनार नहीं बना पाए थे। टोटल 5 ब्लॉक है कुतुब मीनार में, जिसमें से इन्होंने बस
2 ही ब्लॉक बनवाया, बाकी 3 जो है आपका इनका जो नेक्स्ट सक्सेसर आया इल्तुतमिश ने बाकी कंप्लीट करवाया। तो कुतुब मीनार जाके इसके समय पे जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ना, इनका शासन देखिए आप, 1206 से 1210 तक में ही ये जीवित रहते हैं, बाकी ख़त्म हो जाता है इनका काल। और उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि इतना जल्दी कोई मीनार खड़ा कर ले। लेबर लोग ही तो ज़्यादा काम किया करते थे ना, कुतुब मीनार वगैरह बनाया करते थे। सो इसी कारण आप लोग इतना आइडिया लगा सकते हैं। आगे देखिए, कुतुब मीनार तो इन्होंने बनवाया ही, इन्होंने कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स थे जो बनवाया, जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। एक मॉस्को है, मॉस्को मुस्लिम लोग का होता है, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में है। इंडिया क्वातुल इस्लाम, मॉस्को का नाम है इंडिया क्वातुल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। एक और है ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और यह 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और इंडिया को क्वातुल इस्लाम जो है दिल्ली में है। ओके, तो कुतुब मीनार, इंडिया क्वातुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और इसको लाख वक्ष भी कहा जाता है। लाख वक्ष कहने का मतलब होता है जो लाखों में दान देता है। मान लीजिए मैं आपको अभी 1 लाख दान दे देता हूँ तो मैं लाख वक्ष हो जाऊँगा, क्योंकि मैं लाखों में दान कर रहा हूँ ना, इसीलिए। उसके बाद इनकी जो है मृत्यु बहुत ही दुखद होती है यार। घोड़े से गिरने से मौत हो जाती है, घोड़े पर से ये गिर जाता है, हॉर्स पर से। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर इस समय इसका कैपिटल था, और इनकी मौत हो जाती है। ये पोलो खेल रहे थे, पोलो वाला गेम नहीं होता है, मतलब डंडा से मारता है। तो इसका मौत कैसे होता है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है दिया गया है। जितने भी पॉइंट इस बुक में मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से ज़रूरी है, तो ध्यान में रख के चलिएगा। तो इनकी मौत जो होती है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हो जाती है। और पोलो को हिंदी में चौगन बोलते हैं, चौगन शायद, या। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके सक्सेसर आते हैं, नेक्स्ट शासक आते हैं इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब है? 1210 जब उनका ख़त्म होता है, 1210 में, इनका 1210 में स्टार्ट होता है, और लगभग इनका देखिए 1236 तक इनका कार्यकाल चलता है। तो इनका थोड़ा लंबा है और अच्छा खासा कार्यकाल इनका है। तो इल्तुतमिश का क्या बैकग्राउंड है देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने को भी एक स्टोरी बताया कि ये किसकी बेटी को फंसा लेता है, अपने जो मालिक होते हैं मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक नौकर होता है और मोहम्मद गौरी की बेटी को पटा लेता है, और फिर इसको इंडिया मिल जाता है गिफ्ट में, और इंडिया में ये राज करने लग जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इतना तो आपको पता ही है। इल्तुतमिश आता है, ये स्लेवों का स्लेव है, मतलब नौकरों का नौकर है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये नौकर है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपने आप में ही एक नौकर था, ये नौकर था, इसका नौकर ये है इल्तुतमिश। फिर ये इल्तुतमिश को नौकरों का नौकर क्यों कहा जाता है, आपको आइडिया लग गया होगा। और ये भी ठीक वही राह फॉलो करता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक फॉलो किया था। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटिया को फंसा लेता है और उससे शादी कर लेता है, इसीलिए इसको सन इन लॉ बोलते हैं। सन इन लॉ मतलब दामाद, और स्लेव मतलब नौकर किसका है? ऐबक का। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और साथ ही साथ उसका नौकर भी था। तो अगला शासक इल्तुतमिश बनता है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये जो आपका स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, इसमें सभी जो है गुलाम लोग शासन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम स्लेव डायनेस्टी है। इल्तुतमिश भी गुलाम ही था। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। एंड इल्तुतमिश ने 2 मेजर कॉइन्स बनवाए थे, मतलब चलाया था, जिसका नाम एक है सिल्वर टंका, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी होता है, इतना तो नॉलेज होगा ही। उसके बाद कॉपर जिट्टल, दोनों का नाम याद रखना। ये 2 सिक्के इन्होंने चलवाए थे, ठीक है। सो इसके टाइम पर एक चीज़ और भी हुआ था जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तराइन का तीसरा युद्ध इसके समय पे हुआ था, इसने ही लड़ा था। और इल्तुतमिश ने एक और अच्छा काम किया था, आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। इन्होंने जो इनके जो नौकरशाही वगैरह थे, ठीक है, उसको ये वेतन ना दे करके, मतलब कैश ना दे करके ज़मीन देने का जो सिस्टम है स्टार्ट कर दिया था, ज़मीन देता था। आप लोग यहाँ पर ये लाइन पढ़ सकते हैं, लैंड सैलरी। ओके, सो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद रजिया आ जाती है। रजिया नाम से पता चल रहा है ये लड़की है, ठीक है, रजिया सुल्तान से एक बहुत ही मतलब VVI क्वेश्चन बनता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है, कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। अभी तक जितने भी आपने राजा देखे, सिर्फ राजा ही देखे, आपने कभी भी, मैंने एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ाया था, मिडिवल इंडिया में भी मैंने थोड़ा बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सभी लड़के थे।
ये एकमात्र एक ऐसी लड़की है और पहली है जो एम्परर बनती है, रानी बनती है, इंडिया पे शासन करती है। यहाँ पर देखिए, सी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, और ये लास्ट भी हो गई। इसके बाद कोई और मुस्लिम रूलर इंडिया पे राज नहीं की। तो फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर कौन है? रजिया सुल्तान। इनका टाइम देख लीजिए 1236 से 1240 है। उसके बाद आ जाता है बलवन आता है। ये बलवन जो था ईरान का एक रहने वाला मतलब था, और इसका मानना था यार कि सुल्तान जो है, सुल्तान को इसने डिक्लेयर कर दिया क्या कि वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गॉड के वो सभी लोग हैं जो सुल्तान जो लोग हैं गॉड से डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है, इनका ये मानना था। और इन्होंने ईरान का जो कुछ पद्धति था वो भारत में ले आया, जिसमें दो प्रमुख पद्धति है, सिजदा एंड पायबोश। सिजदा एंड पायबोश प्रैक्टिसेस इन्होंने इंडिया में लाया ईरान से। और इन्होंने एक और भी काम किया था, इनका ऑर्डर पे इन्होंने ऑर्डर दिया था कि उस टाइम क्या था, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, आर्मी वगैरह, नेवी, एयरफोर्स, वो सभी को, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो था, दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों एक में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को अलग करवा देता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपनी जगह और मिलिट्री डिपार्टमेंट अपनी जगह, ठीक है। और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था उसका नाम देता है दीवान ए बिजारत, दीवान ए बिजारत, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म होता है ये वंश, तो दिल्ली सल्तनत का आपका पहला वंश जो है ख़त्म हो जाता है। तो पहला वंश कौन था? स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी कौन सा है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। स्लेव डायनेस्टी के पहले शासक कौन होंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसकी बेटी से शादी किया था, ओके। एंड फिर ये कुतुब मीनार बनवाता है, लेकिन पूरा नहीं बनवा पाता है। फिर पूरा कौन बनवाता है? इसका जो नेक्स्ट शासक आता है इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत कैसे होता है? पोलो खेलते टाइम, चौगान खेलते टाइम घोड़ा से गिर जाता है, उससे मौत हो जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा करवाता है, इतना तो आपको पता ही है। और ये किसकी बेटी से शादी कर लेती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लेता है, उसका दामाद बन जाता है। और इसके समय पे ये क्या करता है कि वेतन ना दे करके ज़मीन देता है वेतन के रूप में। और इसके समय पे 2 सिक्के चलाए जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है सिल्वर टंका, कॉपर जित्तल। ये फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आती है। ये रजिया सुल्तान एकमात्र महिला एम्परर होती है। इसलिए उसके बाद बलवन आता है, बलवन का बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाता है। बलवन के बारे में आपको बता दिया। बलवन का मानना था जो सुल्तान होता है राजा, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो उसके लिए उन्होंने, ये एक ईरान का रहने वाला था, ये ईरान का पद्धति भारत में ले आता है, और जिसको बोलते हैं सिजदा एंड पायगोश, ठीक है। उसके बाद ये कौन से डिपार्टमेंट को अलग करता है? दोनों डिपार्टमेंट का नाम आप लोग याद रखना, सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट को अलग कर देता है। देन खिलजी डायनेस्टी। तो ये जो आपको दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश है उसको आप लोग शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। शॉर्टकट में बता देता हूँ, शॉर्टकट जाते जाते वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा इस शॉर्टकट से। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश आएंगे आप उससे याद रखना हैं। वंश टोटल जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश ही मैंने ख़त्म किया है, लेकिन टोटल वंश का एक शॉर्टकट ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाब खिले तो सांस ले, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस ले, तो गुलाब से जी से हो जाएगा गुलाम, खी से हो जाएगा खिलजी, गुलाब खिले तो से हो जाएगा तुगलक, सांस ले, सा से हो जाएगा सैयद वंश, लास्ट में लोधी वंश। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी वगैरह में। गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, और खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सा से हो जाएगा सैयद वंश, एंड लास्ट में लोधी वंश। इतना ही पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? उसके बाद नेक्स्ट में मुग़ल के बारे में पढ़ना है, फिर आपका मिडवल इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। कल हम लोग खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सभी के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।